स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, जो अभी हम लोगों का टॉपिक चल रहा है उसका नाम है आरसीएम। बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर आप कितने अच्छे प्रैक्टिकल बता रहे थे, तो फिर ये थ्योरेटिकल कहाँ से लाए सर, इसमें मजा नहीं आता है, इसमें सर मुझे हमें समझ में नहीं आता है, आप डायरेक्टली मुझे प्रैक्टिकल बता दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे कि आरसीएम क्या है, क्यों लागू हुआ और किस किस केस में आरसीएम लागू होना चाहिए, तब तक आपको प्रैक्टिकल के ऊपर भी पकड़ उस तरीके से नहीं हो सकता है। और आपके पास जीएसटी में सेक्शन की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा सेक्शन क्या कहता है। सपोज मान लीजिए कि अगर किसी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, तो आपको पता ही नहीं है कि किसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। आप क्या कहते हैं, सिर्फ एक बात है, 40 लाख का लिमिट है, आपको जीएसटी नहीं लेना है। जबकि आपको पता ही नहीं है कि अगर 1 रुपए का भी अगर आप सेल करते हैं तो भी जीएसटी लेना होता है। तो ये सारी बातें आपको तभी पता चलेगा जब आपके पास थ्योरेटिकल जानकारी होगी और साथ ही साथ आपको जीएसटी में सेक्शन की नॉलेज होगी। तो इसी तरीके से हम एक एक टॉपिक करके प्रैक्टिकल तो हम बताएंगे ही बताएंगे, और साथ ही साथ हम आपको थ्योरेटिकल भी बताएंगे। तो चलिए हम लोग अपना टाइम को वेस्ट ना करते हुए आरसीएम के टॉपिक को आज आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि व्हाट इज आरसीएम, जिसमें कि आप लोगों को दो टॉपिक भी हम लोग चर्चा किए थे कि एक होता है एफसीएम, एक होता है आरसीएम। एफसीएम में क्या होता है कि जो सप्लायर होता है उसके ऊपर लायबिलिटी होता है जीएसटी पे करने की, और आरसीएम में जो रिसिपिएंट होता है उसके ऊपर लायबिलिटी होते हैं। अगर आप लोग सप्लायर और रिसिपिएंट का मतलब नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए, सप्लायर वो होता है जिनसे हम लोग गुड्स परचेज करते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स सेल किया है, तो इस केस में जो मिस्टर एक्स हुए वो हो गए सप्लायर और मिस्टर वाई हो गए रेसिपिएंट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सप्लायर और रेसिपिएंट का मतलब समझ गए होंगे। तो उसी केस में ये कहा गया था कि अंडर द आरसीएम द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिक्वायर्ड टू सेल्फ इनवॉइस। और आरसीएम के केस में एक और होता है कि सेल्फ इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है, और उसके तहत क्या होता है, आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कीजिए। और नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म वही हो गया एफसीए वाली बात। तो अब चलते हैं कि उससे आगे आज हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए। इसमें कह रहा है कि द लायबिलिटी टू पे जीएसटी शिफ्ट्स फ्रॉम द सप्लायर टू द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। The recipient of the goods or services has to pay the GST directly to the government instead of the supplier. For example, when you available the services of an unregistered supplier, you will be liable to pay the GST on the services received directly to the government under RCM. ये कहना चाह रहा है कि अगर आप लोग एफसीएम यूज करते हैं, जब आपके ऊपर आरसीएम लागू नहीं होता है, तो उस केस में क्या होता है कि आप अपने रेसिडेंट से टैक्स लेते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं। बट ये कह रहा है कि जब आरसीएम होता है तब रिसिपिएंट को क्या होता है कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना होता है। ये वही चीजें बता रहा है, और इसको एज ए एग्जाम्पल के रूप में ये समझाया है। कह रहा है कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। Suppose a registered dealer X sell goods worth Rs 50,000 to an unregistered dealer Y। ये कह रहा है कि आप इसे हम एक अपना एक्सेल स्टार्ट करते हैं। और चलिए हम लोग अपना एक्सेल भी स्टार्ट करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा जो एक्सेल का स्क्रीन है वो दिखता होगा। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि मिस्टर एक्स क्या किया, गुड्स को सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड किया किसको, मिस्टर वाई को। तो इस केस में क्या हो गया, इसके ऊपर क्या है कि ये एफसीएम हो गया, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है। एफसीएम में क्या होता है कि ये जो लायबिलिटी है इसमें किसके ऊपर है, मिस्टर एक्स, जो कि कौन है, सप्लायर। ठीक है, इसमें समझिए ऐसे कि ये सप्लायर के ऊपर जो है
ये लायबिलिटी है। और इसमें क्या होता है, रेसिपिएंट के ऊपर, ठीक है। इसमें क्या होता है, आरसीएम, जब ये गुड्स क्या होगा, आरसीएम के तहत अगर सेल होगा तो क्या होगा, इसमें रेसिपिएंट का लायबिलिटी होगा। तो वही चीज यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ये आप एज्यूम कीजिए कि ये नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के अंदर ये वाई ने क्या, एक्स ने सेल किया किसको, अनरजिस्टर्ड किसको, वाई को, कितने का, 50,000 रुपए का, ठीक है। अंडर द नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म डीलर एक्स विल चार्ज जीएसटी द अप्लीकेबल रेट 18%। और एक्स ने क्या किया है कि 18% जीएसटी ये चार्ज किया है और कलेक्ट 9,000 एज जीएसटी फ्रॉम डीलर वाई। और वाई से कितना कलेक्ट किया है, 9,000। डीलर एक्स विल देन डिपॉजिट दिस 9,000 टू द गवर्नमेंट। और नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो सप्लायर होता है उन्हीं का लायबिलिटी होता है टैक्स पे करने का। और इससे आगे लिखा हुआ है कि नाउ लेट्स एज्यूम द सेम सिनेरियो, और कह रहा है कि आप एज्यूम कीजिए कि ये सेम सिनेरियो है अंडर आरसीएम में। सिंस डीलर वाई इज अंडरस्टूड द लायबिलिटी to pay GST shifts to dealer X. So dealer X will have to sell invoice for the supplies made to do dealer Y and pay the applicable GST of 9% to the government. Similarly, let's consider another scenario where registered dealer X available the services of unregistered services provided Y of Rs 20,000 under the RCM. Dealer X will have to pay the applicable GST on this 20,000 directly to the government instead of the services provider Y. The applicable GST rate will depend on the type of services availed by dealer X. That's the main differences between normal charge mechanism. Normal charge and RCM is the liability to pay the GST which shifts from the supplier to the recipient under RCM. ये कहना चाह रहा है कि आप इसी में एज्यूम कीजिए कि अगर ये आरसीएम के तहत होगा तो यहाँ पे दो केस बनता है। एक तो ये है कि अगर ये अनरजिस्टर्ड है और आरसीएम का केस लेता है तो इसे जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाएगा। ये कौन सा सेक्शन कह रहा है कि सेक्शन 23। और कुछ केस में ऐसा भी होता है कि अगर ये कोई भी ऐसे गुड्स और सर्विस को सेल करता है अनरजिस्टर्ड डीलर को, और उसमें क्या है तो फिर इन्हीं को जीएसटी देना पड़ेगा। ये दो केस होता है, अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है उसके ऊपर जीएसटी का लायबिलिटी है ही नहीं, और कुछ होता है एसेंशियल गुड्स भी होता है। तो ये सारे बातें आपको समझना पड़ेगा। ये कब क्लियरिटी होगा, जब आप सेक्शन 22 को पढ़ेंगे, सेक्शन 23 को पढ़ेंगे और सेक्शन 24 को पढ़ेंगे। क्योंकि इसमें क्या रहा है सेक्शन 22 में कि पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन से पर्सन होते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, इसमें आप जीएसटी लेना पड़ेगा। इसमें कह रहा है कि अगर आपको कितना भी सेल है जीएसटी आपको नहीं लेना पड़ेगा, सेक्शन 23 कह रहा है। और सेक्शन 24 कह रहा है कि अगर आपको 1 भी रुपए का सेल है तो भी आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। तो बहुत ही मजा आएगा आपको ये सारे सेक्शन पढ़ने के बाद। बस अभी आप इतना समझिए कि अगर आरसीएम है तो उसमें क्या होता है, रेसिपिएंट का लायबिलिटी होता है। अगर एफसीएम के अंदर होता है तो लायबिलिटी। सर हम कैसे समझेंगे कि कब आरसीएम लागू होगा, कब एफसीएम होगा? तो देखिए बच्चों, कुछ गुड्स और सर्विसेज होता है, अगर आप एडवोकेट सर्विस लेंगे तो इस सर्विस पे क्या है ना कि आपको आरसीएम है। मान के चलिए मिस्टर एक्स क्या है, एक एडवोकेट है और मिस्टर वाई को सर्विस दिया है कितने का, 10,000 रुपए का। तो अब इसमें क्या है ना कि मिस्टर एक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है टैक्स, क्योंकि इसके ऊपर आरसीएम है। तो आपको ये बातें समझनी पड़ेगी कि जो आप गुड्स और सर्विस दे रहे हैं क्या इसके ऊपर आपको टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी है या नहीं। अगर आरसीएम है तो आप टैक्स नहीं लेंगे, सिर्फ खुद ही गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और मिस्टर वाई की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर आरसीएम है तो आप उसे टैक्स ना दें गवर्नमेंट को डायरेक्टली। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सर अगर मिस्टर एक्स ने हमसे टैक्स ले लिया है तो सर क्या होगा, हम तो उसमें टैक्स दे दिए, गलत हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा। और आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लगा देगा, और फिर डायरेक्टली आपको लास्ट क्या होगा आपको कि ये पे करना ही पड़ेगा। तो हम एक बार समझते हैं कि वो कौन से गुड्स और सर्विसेज हैं जिसके ऊपर आरसीएम है। चलिए यहाँ पे ये दिया गया है उसका लिस्ट। ये कह रहा है कि सीरियल नंबर, नेचर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, नेचर ऑफ सप्लाई हो गया,
सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसमें ये कह रहा है कि परचेज ऑफ कैश्यू नट्स नॉट सील्ड और पिल्ड। अगर आप लोग काजू देखे होंगे तो काजू के ऊपर क्या है, अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर से अगर कैश्यू नट्स अगर परचेज करते हैं तो उसके ऊपर क्या है, अंडरस्टड है। इसको आप लोग ऐसे समझिए, यहाँ पे क्या है, ठीक है, आप कैश्यू परचेज कर रहे हैं किससे, एग्रीकल्चर से, ठीक है, और कितने का कर रहे हैं, 10,000 रुपये का। तो अब क्या है कि एग्रीकल्चर, इसको आप जीएसटी देके क्या करेंगे, इसके पास तो जीएसटी नंबर है ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट को पे ही नहीं करेगा। तो इस केस में क्या कर रहा है कि आप एक सेल्फ इनवॉइस बनाइए, इसके ऊपर क्या है कि आपको जो भी जीएसटी का रेट है, आप सपोज करते हैं कि 5,000 है, ठीक है, आप इसके ऊपर क्या कीजिए, 5,000 यहाँ से कैलकुलेट कर लिए 500, और ये जो 500 है आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कीजिए, और फिर पे करने के बाद क्या होगा, आपको इसका इनपुट आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अगर आप लोगों में से किसी को भी ये लिस्ट चाहिए कि सर किसके ऊपर है, और रेसिपिएंट कौन हो सकता है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन या फिर एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर दो अनरजिस्टर्ड पर्सन है फिर तो होगा ही नहीं। यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है कि आप सभी चीजों को समझिए। और सप्लायर कौन हो सकता है, एग्रीकल्चर ही, किसी ट्रेडर से लेते हैं अगर, तो फिर उसके ऊपर एफसीएम है, एग्रीकल्चर के ऊपर ही आरसीएम है। तो आप ये नहीं कहिएगा कि सर किसी हम ऐसे दुकानदार के पास गए जहां से कैश्यू नट्स परचेज करके लाए और उसके पास सर जीएसटी भी है और फिर भी सर मुझे आरसीएम देना पड़ेगा, नहीं बच्चे। और सर हम तो सर इंडिविजुअल है, हम तो ऐसे भी, अगर मुझे कैश्यू नट्स अगर खाने का मन होता है, हम दुकान जाते हैं, तो क्या मुझे आरसीएम के अंतर्गत टैक्स देना पड़ेगा, नहीं बच्चे। आप इसे ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन, और रेसिपिएंट मींस जो सर्विस ले रहा है, जो सर्विस को परचेज कर रहा है, वो कौन होगा, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। और जिस किससे लेना चाहिए, एग्रीकल्चर से, उस केस में ये क्या होगा, आरसीएम होगा। तो बच्चे आप सभी लोग इसको ध्यान से समझिएगा। सेकंड क्या है कि परचेज ऑफ पीडी रैपर लिप्स, एग्रीकल्चरिस्ट से अगर लेंगे तभी होगा, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। उसके बाद है कि परचेज ऑफ टोबैको लिप्स, एग्रीकल्चर से लेंगे तभी, एनी रजिस्टर्ड पर्सन से लेंगे तभी। तो ये बहुत सारे ऐसे भी आइटम है जो मुझे भी समझ में नहीं आता है, बस हम आपको ये बता देते हैं कि इन सब आइटम के ऊपर जीएसटी है। आप लोग इंटरनेट पे सर्च करके ये आइटम देख सकते हैं। उसके बाद है कि परचेज ऑफ सिल्क यार्न, अगर किसी ऐसे जो सिल्क यार्न को क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, और कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर इससे सर्विस लेता है, तो उस केस में क्या है, इसके ऊपर आरसीएम है। परचेज ऑफ रॉ कॉटन, किसी भी एग्रीकल्चरिस्ट से लेंगे तभी इसके ऊपर क्या है, और कौन सर्विस लेगा, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। उसी उसके बाद है कि परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, स्टेट गवर्नमेंट से अगर आप लोग लेते हैं, और कौन लेता है, सेलिंग एजेंट, रेसिपिएंट होगा, उस केस में ये आरसीएम होगा। परचेज ऑफ यूज्ड व्हीकल्स, इसी तरीके से ये और भी है, वेस्टेज होगा, स्क्रैप हो गया, और ये कौन होगा, इसका सप्लायर कौन होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और यूनियन टेरेटरी और लोकल अथॉरिटी, एनी रजिस्टर्ड पर्सन को देंगे तो इसके ऊपर आरसीएम होगा। इसी तरीके से, और ये जो आरसीएम है ना, इसमें सबसे बड़ा किसके ऊपर है, सर्विसेज ऑफ गुड्स ट्रेवल एजेंसी, जीटीए के ऊपर। जीटीए के ऊपर बहुत सारे हैं, और इसमें तो इतना रूल्स है ना कि हम आपको बस ऐसे ही एज्यूम करके बता रहे हैं कि आरसीएम के केस में क्या है कि अगर आप ट्रांसपोर्ट का सर्विस लेते हैं, अगर सिंगल है तो कितना का, 1,500 रुपये का, ठीक है। 1,500 रुपये का अगर आप लोग क्या करते हैं, फ्रेट पे करते हैं, तो उसके ऊपर आरसीएम आ जाएगा। इसमें भी है, ये किसके ऊपर, सप्लायर कौन होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, और इसका सर्विस कौन लेगा, एनी फैक्ट्री सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। और अगर आप लोग क्या लेते हैं इसमें, रेसिपिएंट कोई एनी फैक्ट्री है,
उसे क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है आरसीएम इसके ऊपर पे करने की। कोई भी सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रजिस्टर्ड पर्सन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, तो इसे क्या हो जाएगा, आरसीएम इसके ऊपर है। और इसमें बहुत ही बड़ा मजरा है कि अगर एक ही ट्रांसपोर्ट में एक से ज्यादा बंदे का अगर गुड्स आ रहा है तो ये फीट लिमिट कितना हो जाता है, 750 का हो जाता है बच्चों, 750 का। और इसमें और भी है, अगर चाहे तो अगर जीटीए अगर 12% में है, अगर 12% वाले कैटेगरी में है जीटीए, तो फिर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एफसीएम हो जाएगा बच्चे, एफसीएम। मीन्स सारा खेल जो है आरसीएम का वो किसके ऊपर है, जीटीए के ऊपर। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके कि कौन कौन से केस में, और कुछ ऐसे भी केस हैं जो कि जीटीए तो है, एसेंशियल गुड्स है, तो उसके ऊपर आएगा ही नहीं। अगर 750 से कम है तो नहीं आएगा, अगर सिंगल है 1500 से कम है तो उसके ऊपर नहीं आएगा। इसी तरीके से क्या है, लीगल सर्विसेज ऑफ द एडवोकेट, अगर किसी एडवोकेट से आप कोई भी सर्विस लेते हैं लीगल सर्विसेज, तो उसके ऊपर भी आरसीएम है। इसमें क्या है कि एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग ए सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट, एडवोकेट कोई भी हो, या तो सीनियर हो या फिर जूनियर हो, अगर आप उससे सर्विस लेते हैं तो उसके ऊपर क्या है, आरसीएम है। एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। और क्या है कि कोई भी बिजनेस वाले अगर लेते हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आप ये नहीं समझिए कि सर वो रजिस्टर्ड पर्सन है अनरजिस्टर्ड, अगर एडवोकेट से सर्विस लेते हैं कोई भी बिजनेसमैन और उसका बिजनेस इंस्टीट्यूट है किसमें, टैक्सेबल टेरिटरी में, और वह टैक्सेबल है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी हो जाता है जीएसटी लेना। और कब, जब आप लोग सेक्शन 24 को रीड करेंगे तब। इसी तरीके से स्पॉन्सर सर्विस, अगर आप स्पॉन्सर का सर्विस लेते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, एनी पर्सन से, किसी से भी, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, इसके ऊपर भी क्या होता है, आपको आरसीएम देना होता है। इसी तरीके से सिक्योरिटी सर्विस, अगर आप लोग किसी अपने बिजनेस का सिक्योरिटी पर्सन रखते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो उसमें भी आपको क्या पड़ता है, एनी पर्सन अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा इस कोई भी सप्लायर इसमें होता है, और स्टेट पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो क्या पढ़ना देना पड़ेगा आपको, आरसीएम। तो ये कुछ लिस्ट थे जो कि वैल्यूएबल, वैसे तो इसका बहुत ही बड़ा लिस्ट है। अगर आप लोगों को किसी को भी अगर ये चाहिए इसका लिस्ट, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, हम आपको ये लिस्ट शेयर कर देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जीटीए के ऊपर फुल्ली कवर करने जा रहे हैं, तो तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।